सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर नेकेड इमॉर्टल वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग को बताने जा रहे हैं एक ऐसी फाइट के बारे में जहां पर वालिन की फिर से हालत खराब होने वाली है। एंड इस दौरान ये जो कल्टिवेटर था वो एक्चुअली में द डीमन जनरल है, एंशिएंट डीमन सिटी का। इसकी पावर्स के बारे में तुम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इनफैक्ट ये कुछ ऐसे हमले करता है जो कि इसके लेवल के कल्टिवेटर्स तक नहीं कर पाते। एंड वालिन के पास में यहाँ पे दो ही ऑप्शन थे बचने के लिए, एंड वालिन ने उन दोनों में से एक को इस्तेमाल कर दिया। अब सोच लो कि कौन से लेवल पर ये फाइट होने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि सभी लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से वार्लिन का जो डिसाइपल 13 था उसके ऊपर में एक घातक हमला हुआ था, जिसके बाद वार्लिन ने उसका बदला लिया। लेकिन इवेंचुअली उसने यहाँ पे 13 को एक ऐसी टैक्टिक दे दी है जो कि वो शायद से किसी के साथ में भी शेयर नहीं करता होगा। यस, मैं बात कर रहा हूँ एंशिएंट गॉड टैक्टिक के रिगार्डिंग। अगर तुम लोगों ने इस वीडियो का चेकआउट नहीं किया तो जाकर देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि पूरा का पूरा क्या मामला होने वाला है। एंड यू वोंट बिलीव दिस कि इसके अंदर में क्या हुआ था। तो इसके बाद ही यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है कि 13 अब पूरी तरीके से रिकवर होना शुरू हो चुका है। और यहाँ पे 2 साल बीत चुके थे, मतलब कुल मिला के वाले को इस सोल रिफाइनिंग ट्राइब के अंदर में तकरीबन 4 साल बीत चुके हैं। इस दौरान उसने अच्छी तरीके से सोल रिफाइनिंग ट्राइब को क्रिएट कर दिया था। एंड अब वो मोमेंट आ चुका है कि वो इस सोल रिफाइनिंग ट्राइब को छोड़ के अब अपनी अपॉर्चुनिटीज के लिए आगे की तरफ बढ़े। जिसके बाद उसने प्लान बनाया कि अब वो फाइनली जाएगा एंशिएंट डीमन सिटी के लिए। वहां पर जाने से पहले वाले ने कुछ प्रिपरेशंस किया, जिसके अंदर में उसने एक वॉइस ट्रांसमिशन वाले स्पेशल जेट को यहाँ पर छोड़ दिया। इनफैक्ट उसके माइंड में ये भी प्लान था कि वो एक स्पिरिचुअल एरे को क्रिएट करेगा, जिसकी मदद से वो डायरेक्टली वहां से लेके यहाँ तक ट्रांसफर हो पाएगा, मतलब एक तरीके का टेलीपोर्टेशन एरे। लेकिन उसके पास में मटेरियल्स नहीं होने की वजह से उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वरना वो पक्का बना देता। इसके बाद ही हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है कि इसके साथ में यहाँ पे 2 लौंडे जाने वाले हैं, जिनमें से एक उन्हें फॉलो करता हुआ 13 था, जो कि अब पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है। इनफैक्ट उसने जायंट डीमन क्लाइंट की उस ब्लड लाइन का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को उस हद तक कल्टीवेट कर लिया जिस बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। इसकी बॉडी अब पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है एंड ये कल्टीवेशन भी कर पा रहा है। इसके साथ साथ इसने यहाँ पर एक और कल्टीवेटर को चुना जो उसके साथ जाने वाला था। मैंने लास्ट वीडियो में सिर्फ इसका नाम बताया, जो कि था हु पाओ। तुम लोग इस लड़के के बारे में अंदाजा तक नहीं लगा सकते। कई सालों पहले जब सोल रिफाइनिंग ट्राइब ने एक दूसरे ट्राइब के ऊपर में हमला किया, तब उस दौरान उसे हरा के वहाँ के जितने भी कल्टिवेटर्स थे सबको अपने साथ में जुड़ लिया। लेकिन इसी दौरान यहाँ पे वांग हुआ ने इसे पर्सनली हरा कर अपने साथ में लेके आया था, क्योंकि इसकी जो कल्टिवेशन है वो बाकी सबसे बहुत ज़्यादा ही फास्ट है एंड ये काफ़ी तेज़ी से कल्टिवेट भी करता है। उस दौरान इसकी जो रैंकिंग्स थी वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड थी, लेकिन जब से इसे पकड़ के लाया गया है तब से इसकी रैंकिंग्स थर्ड पर पहुंच चुकी है। मतलब सिर्फ और सिर्फ 4 सालों के अंदर ये लौंडा पहुंच चुका है रैंक 30 यानी कि कोर फॉर्मेशन के अंदर में। एंड इसी दौरान हमें ये भी पता चला कि वान हुआ ने इसे पर्सनली हराने में पूरे के पूरे एफर्ट्स लगा दिए थे। उसके साथ साथ इसे ग्रीन लिक्विड के अंदर में डुबा कर इसकी जितनी भी मेमोरीज थी सबको इरेज कर दिया गया। एंड अभी तक इसकी कल्टीवेशन स्पीड को देख के वालिन से बहुत ज़्यादा इंप्रेस है। उसने पर्सनली अपने मन में सोच लिया था कि इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ही ब्राइट होने वाला है। और तो और अगर इसने आने वाले 100 सालों के अंदर सोल फॉर्मेशन के अंदर में ब्रेक थ्रू कर दिया तो इसकी कल्टीवेशन स्पीड ऑलमोस्ट रेड बटरफ्लाई को मैच कर जाएगी। इनफैक्ट वालिन ऐसा भी सोचता है कि ये इन फ्यूचर चल के रेड बटरफ्लाई तक को सरपास कर देगा। एंड जिन लोगों को नहीं पता कि वालिन पर्सनली अपनी नज़रों में रेड बटरफ्लाई को सबसे बेस्ट कल्टीवेटर मानता है एज अ राइवल भी, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन की स्पीड जो थी वो बाकी सबसे बहुत ज़्यादा थी। और अगर यहाँ पर वालिन इस बारे में भी ऐसा सोच रहा है तो सोच लो वालिन इसे कितना ज़्यादा पसंद करता है, मतलब इज्जत देता है। इसी वजह से वालिन ने चाहा कि इसे वो पर्सनली अपने साथ में कैरी करे, ताकि ये आसपास की चीज़ों को देखे, वहाँ पे ऑब्जर्व करे एंड एक्सपीरियंस की मदद से अपनी कल्टीवेशन को इन्हांस कर पाए, जिस तरीके से वालिन करता है। और तुमको क्या इसका फ्यूचर ब्राइट लगता है या फिर नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। जिसके बाद यहाँ पे वालिन ने प्लान बनाया कि अब फाइनली जगह को छोड़ के निकला जाए। जिसके बाद वालिन वहाँ से वॉक करता हुआ सोल डिफाइनिंग ट्राइब से बाहर की तरफ आने लगता है। इसी दौरान वहाँ के उसके जो ट्राइब के लोग थे वो लोग घुटने पर आके उसे ग्रीट कर रहे थे, अलविदा टाइप का कह रहे थे कि गुड बाय, जल्दी आना। इसके बाद यहाँ पे वालिन वॉक करता हुआ थोड़ी दूर आ जाता है। इसको फॉलो करते हुए वहाँ पे वो दोनों भी थे। इसी दौरान वालिन ने वहाँ पे अपने बैग ऑफ होल्डिंग्स के अंदर से एक चीज़ निकाला एंड ये एक चीज़ नहीं था, बल्कि था ये एक टेरिफाइंग बीस्ट। इसकी जो कलर्स थी वो पर्पल कलर का था और ये बहुत ज़्यादा फेरोशियस और पावरफुल वहाँ पे नज़र आता है। एंड इट वाज नन अदर देन द मस्कीटो बीस्ट। मस्कीटो बीस्ट अब पूरी तरीके से इवॉल्व हो चुका है। तकरीबन 6 महीने पहले इसकी एवोल्यूशन कंप्लीट हुई। इसी दौरान वालिन को पता चला कि इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी है एंड इसकी कल्टीवेशन अब सोल फॉर्मेशन पर आ चुकी है। मतलब अब ये आराम से लेट सोल फॉर्मेशन वाले कल्टीवेटर्स को हरा सकता है। कोई भी नॉर्मल सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स के साथ बिल्कुल ही नहीं लड़ पाएगा। जब ये मस्कीटो बीस्ट वहाँ पे पूरी तरीके से इवॉल्व हो जाता है तब उस दौरान वालिन
वार्लिन को टूसी की मेमोरी के अंदर में एक बात याद आई कि ये सभी जो मस्कीटो बीस्ट होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं रहते, ये मोस्ट ऑफ द टाइम झुंड में रहते हैं। एंड इनका जो इवोल्यूशन होता है वो डे बाय डे बढ़ता जाता है, जिस वजह से इसका झुंड का कोई ना कोई एक हमेशा लीडर होता ही है। एंड जिस तरीके से मस्कीटो बीस्ट की यहाँ पर पावर बढ़ रही है, इसका साफ साफ एक ही मतलब है कि ये लीडर वाले फेस की तरफ में जा रहा है, लेकिन इसके पास में झुंड नहीं है, जिस वजह से ये लीडर बन नहीं सकता। टूसी गॉड की मेमोरी से वार्लिन को ये बात भी पता चलती है कि ये बीस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ही फिरोशियस और मॉन्स्टर्स होती है। इनफैक्ट एंशिएंट गॉड्स तक इसके साथ में लड़ना झगड़ना नहीं चाहते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम टूसी गॉड ने इस चीज़ को अवॉइड भी किया है। मतलब सोच लो, मस्कीटो बीस्ट ओपी लेवल पे जाने वाला है। जैसे ही मस्कीटो बीस्ट यहाँ पे बाहर आता है तो ये दोनों बहुत ज़्यादा ही चौंक गए, क्योंकि इन्होंने कभी भी नहीं देखा था इस तरीके का मॉन्स्टर्स एक बीस्ट को। मस्कीटो बीस्ट की ऑरा को ये लोग साफ साफ महसूस कर पाते हैं कि ये कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है। इस दौरान उन लोग अच्छी तरीके से समझ गए कि उनका जो एंसेस्टर है आखिर वो कौन से लेवल पर है, अगर वो इतने पावरफुल बीस्ट को टेम करके रखा है, अपना पेट बना के रखा है। एंड इस दौरान यहाँ पे 13 हु पाओ की नज़रों में वांगलिन के लिए और भी ज़्यादा इज्जत बढ़ गई। अभी तक तुम लोगों ने सुना होगा कि हु पाओ और 13 की जो पावर्स है वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर है, इनक्रेडिबल लेवल पर। तो आखिर इन दोनों में पावर्स में अगर फाइट होगी तो कौन जीतेगा? हु पाओ की जो कल्टीवेशन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, कोर फॉर्मेशन पर है, बट स्टिल यहाँ पे जो हम लोगों का 13 है इसने भी अपनी कल्टीवेशन को इतनी तेज़ी से इनहांस किया कि अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में ही यहाँ पे आराम से हु पाओ को टक्कर दे सकता है। जिस वजह से इन दोनों के बीच में कौन जीतेगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट दोनों इक्वल लेवल्स पर है। इसके बाद ही वार्लिन मस्कीटो बीस्ट के ऊपर में चढ़ जाता है, जिसके साथ साथ यहाँ पर 13 अलग एक्साइटमेंट के साथ वहाँ पर चढ़ना शुरू कर दिया। एंड जैसे ही वो उस मस्कीटो बीस्ट के ऊपर में चढ़ता है तो उससे नीचे यानी कि सरफेस की तरफ से एक अलग टाइप की कोल्ड ऑरा महसूस होने लगी। मतलब तुम्हें पता है ना, एक कोर फॉर्मेशन और एक सोल फॉर्मेशन के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है, जिस वजह से यहाँ पे वो स्केलेंट इंटेंट को महसूस कर पा रहा था जो कि मस्कीटो बीस्ट से रिलीज हो रही थी। इसी दौरान उसने जैसे तैसे करके खुद को वहाँ पे शांत किया, क्योंकि वो वार्लिन के सामने खुद की इज्जत नहीं डुबाना चाहता। इसी दौरान यहाँ पे हु पाओ भी 13 को देखते हुए वो भी कूद जाता है एंड उसने भी सेम फीलिंग्स को यहाँ पर रखा, लेकिन जैसे तैसे करके वो खुद को भी वहाँ पे ठंडा कर देता है। इसके बाद वार्लिन ने इस मस्कीटो बीस्ट को उड़ाना शुरू कर दिया एंड इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। जब ये यहाँ पे उड़ना स्टार्ट करता है तो इनकी जो हवा यहाँ पे उसे महसूस हो रही थी, उससे ये दोनों कल्टीवेटर्स खुद को बचा तक नहीं पा रहे थे। इन्हें लग रहा था जैसे किसी एक पावरफुल कल्टीवेटर ने इन दोनों के ऊपर में हमला कर दिया हो। और तुम लोगों को एक बात याद होगा कि जब वार्लिन का कल्टीवेशन गिर गया था ली वान फंग के साथ में फाइट के दौरान, तब वो भी मस्कीटो बीस्ट की स्पीड को झेल नहीं पा रहा था। तो इनके कल्टीवेशन तो ऑलरेडी कोर फॉर्मेशन पर है, तो ये लोग क्या घंटा झेल पाएंगे? जिस वजह से इन लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही थी, बट जैसे तैसे खुद को वहाँ पे होल्ड किए हुए है। और वार्लिन को इन हवाओं से मजा आ रहा था, ये चीज़ मेंशन था। वार्लिन का ये जो सफ़र था वो तकरीबन 1,50,000 किलोमीटर दूर होने वाला था, और वार्लिन बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो अपने सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज या फिर डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जीज को यहाँ पे वेस्ट कर दे टेलीपोर्टेशन में और खुद को ट्रैवल करने में। जिस वजह से उसने यहाँ पे मस्कीटो बीस्ट का इस्तेमाल किया। इसी दौरान जब वार्लिन यहाँ पे ट्रैवल करना शुरू करता है, तब वो जो डिमोनिक स्पिरिट लैंड है उसके अंदर में उसने कई सारे ऐसे ट्राइब्स को देखा जिनके पास में कुछ अलग टाइप की फॉर्मेशंस थी। वार्लिन इन सभी फॉर्मेशंस को नहीं समझ पाता, लेकिन उसने 4 सालों तक यहाँ पे जो टाइम स्पेंड किया उसके बाद ये मोस्ट ऑफ द फॉर्मेशंस को वहाँ पे समझ पाता है, और तो और उसके अंदर में झांक भी पा रहा था। कई सारे फॉर्मेशंस ऐसे थे कि उसके अंदर में जो भी कल्टीवेटर्स होंगे वो किसी को नज़र तक नहीं आएंगे, लेकिन थैंक्स टू वार्लिन का 4 साल का एक्सपीरियंस, जिस वजह से वो इन सभी चीज़ों को देख पाता है। इसके बाद ही वो तीनों ट्रैवल करते हुए तकरीबन अब उस समय पर पहुंच चुके थे जहां से उन लोगों को एंशिएंट डीमन सिटी अब नजर आना शुरू हो चुका था। तकरीबन 50 किलोमीटर दूरी वार्लिन ने वहां पे मस्कीटो बीस्ट को रोक दिया और वहां पर उसको अंदर डाल देता है, क्योंकि उसका कोई भी प्लान नहीं था कि वो उसके अंदर में रिवील कर दे कि उसके पास में कितने सारे ट्रम्प कार्ड्स हैं, जिस वजह से वार्लिन इन सभी चीज़ों को कॉन्फिडेंशियली रखता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि मेरा प्लान है कि मैं ओवर द डे वायलिन्स के सीजन 2 को नॉवल बेस पे एक्सप्लेनेशन करूँ। मतलब तुम्हें पता है क्या सीन्स है। अगर तुम लोगों को लगे कि ये चीज़ सही रहेगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। इनफैक्ट तुम लोग और भी राय दे सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो तीनों वहाँ पे पहुंचे तो इसके बाद यहाँ पे 13 की नज़रों में एक अलग लेवल की एक्साइटमेंट थी, क्योंकि वो ज़िंदगी में कभी भी अपने ट्राइब से इतना दूर नहीं आया होगा। ऑलमोस्ट याद है शायद से वो 1.5 माइल्स लास्ट बार दूर गया था अपने ट्राइब से, लेकिन इस दौरान वो तकरीबन 1,50,000 किलोमीटर दूर है, जिस वजह से उसकी आंखों में ये एक्साइटमेंट साफ साफ नजर आ रही थी। एंड वो पाओ भी यहाँ पे सिमिलर फीलिंग्स को रख रहा था। इसके बाद ही वार्लिन की नज़रों में जो एंशिएंट डीमन सिटी है वो कोई बड़ा खास चीज़ नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी कई सारे नेबुलास और प्लैनेट्स पे से घूम के आ चुका है, जिसके सामने ये कुछ भी नहीं है। इसके बाद ये सभी लोग उस सिटी के अंदर में एंटर करना शुरू कर दिया। एंटर करते ही दौरान वहाँ पे कुछ लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन था, जिसके अंदर में कुछ खास बातें नहीं बताई गई, लेकिन एक बात पता चलता है कि वहाँ पे गार्ड्स थे। जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि कई सारे फॉरेनर्स और आसपास के लोग इसके अंदर में आना जाना करते रहते हैं, जिस वजह से गार्ड्स का होना एक नॉर्मल सी बात थी।
एंड उन गार्ड्स की जो कल्टीवेशन थी वो कुछ ज़्यादा नहीं बल्कि हम लोग को ऑलमोस्ट 13 हु पाव के बराबर ही नजर आती है। इसी दौरान यहाँ पे वालिन जैसे उसके अंदर में एंटर करना शुरू किया तो वहाँ पे वो गार्ड्स देख के एक टाइम के लिए से चौंक गए, क्योंकि इसके पास में वो जो दो कल्टीवेटर्स एज अ बॉडीगार्ड या फिर सबऑर्डिनेट है, यानी कि वो पावर 13। तो वो लोग देख के इस चीज़ को चौंक गए, क्योंकि अगर इतने पावरफुल कल्टीवेटर्स को वो एज अ बॉडीगार्ड लेके घूम रहा है, मतलब इसकी जो रेपुटेशन होगी वो अलग लेवल पर ही होगी। एंड उन गार्ड्स ने बिल्कुल भी यहाँ पे गलत नहीं सोचा, फालिन अलग ही हो रहा है। जिसके बाद जैसे वो उसके अंदर में एंटर करने वाला था तो फिर भी उसके अंदर में चुल मची एंड उन गार्ड्स ने सीधा वालिन की तरफ में वहाँ पे अपने भाले को कर दिया एंड बोला तुम आगे की तरफ नहीं जा सकते, पीछे हटो। इस चीज़ को देख के 13 की वहाँ पे चल गई, क्योंकि हम सबको पता है कि 13 कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है वालिन से, और वालिन के ऊपर में कोई उंगली कर दे वो बिल्कुल भी झेल नहीं सकता, जिस वजह से वो गुस्से में आगे की तरफ बढ़ता, एक घुसा मारता और वो जो तलवार थी वो पीछे की तरफ हट गई। इस चीज़ को देख के वो जो सोल्जर था वो गुस्सा हो गया एंड इसी दौरान वो सीधा इसके ऊपर में हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे 13 रुकता नहीं है, उसने एक और जोरदार पंच मारा जिसके बाद वो काफ़ी पीछे की तरफ हटा। इनफैक्ट उसका जो स्पीयर था वो वहाँ पे चकनाचूर हो गया। इस चीज़ को देख के वहाँ पे वो सभी के सभी सोल्जर्स यानी कि गार्ड्स वगैरह बहुत ज़्यादा वहाँ पे चौंक गए कि एक नॉर्मल से कल्टिवेटर के पास इतनी ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ कैसे आ सकती है। इससे पहले कि वो लफड़ा और भी आगे की तरफ में बढ़ता, वो सभी गार्ड्स वहाँ पे ठंडे पड़ गए। जिसके बाद यहाँ पे वालिन 13 के ऊपर में गुस्सा होता है, गुस्सा नहीं होता बल्कि उसने एक कोल्ड वॉइस में बोला कि वापस आ जाओ। जिसके बाद वहाँ पे 13 वापस आ जाता है चुपचाप, अंदर से लगा कि उसने कोई गलती कर दी। लेकिन वालिन ने यहाँ पे समझाया तुम सिर्फ और सिर्फ इसकी 40% ही पावर्स को इस्तेमाल कर पाए हो, जो कि बहुत ही बुरी बात है। मैंने जिस हिसाब से सिखाया तुम्हें 100% यूज़ करना चाहिए था। एंड इस हमले के साथ साथ वो सिर्फ स्पीयर नहीं बल्कि वो कल्टीवेटर भी चकनाचूर हो जाना चाहिए, मतलब तुम अभी भी बैक कर रहे हो। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पर 13 बहुत ज़्यादा ही खुश भी हुआ एंड हल्का सा कंफ्यूज भी हुआ, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया कि वो डांट सुनेगा, लेकिन उसे यहाँ पे एक अप्रेजल टाइप का मिला, साथ ही साथ थोड़ी सी तारीफ और थोड़ी सी एडवाइस भी। इस चीज़ को देखकर वहाँ पर हु पाव बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है, क्योंकि जब पहली बार 13 ने यहाँ पर हमला किया तब उसने वहाँ पर रिग्रेट किया था कि मुझे भी शायद से इसके साथ ही हमला कर देना चाहिए था, जिससे मास्टर मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश होते। लेकिन जब उसने देखा कि वो यहाँ पर वालिन उसे डांट लगा रहा है तो वो अपने मन में थोड़ा देख के लिए शांत हो गया कि अच्छा किया कि मैंने हमला नहीं किया। इसी दौरान मामला यहाँ पे और भी ज़्यादा गर्म होता है, उन गार्ड्स के साथ में कुछ और लफड़ा होने ही वाला था। तभी वहाँ पे एक वाइट रोब वाली कल्टीवेटर आती है, आता वाता नहीं था, ये आती है। अब तुम लोग गेस करना कि ये कौन है। इसके पास में थोड़ी सी डिमोनिक फीलिंग आ रही थी, इसकी आंखें नजरें काफ़ी तेज थी एंड थोड़ा सा ब्लड टाइप का इसके आसपास में ऑरा महसूस होता है। इसकी कल्टीवेशन लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर थी। इस दौरान उसने यहाँ पर आके इसकी तरफ में देखा, यानी कि वालिन की तरफ में, एंड उसने कहा वांगलिन। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे वालिन चौंकता नहीं है, बल्कि उसने कहा कि ऐसा लगता है कि प्लैनेट यानियन के ऊपर में ऐसे कई सारे कल्टीवेटर्स हैं जो कि मुझसे वाकिफ हो चुके हैं, मतलब मुझे पहचानते हैं। इस दौरान वालिन नहीं जानता था कि ये कल्टीवेटर कौन है, लेकिन उसे याद था कि उसने अच्छी तरीके से देखा था कि ये कल्टीवेटर उसी गेट के बाहर थी जहाँ से ये सभी लोग इस जगह के अंदर में एंटर किए थे। लेकिन एग्जैक्टली वालिन इसकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानता। इसके बाद यहाँ पे उस लड़की ने उन सभी गार्ड्स को हटा दिया एंड एक्चुअली में पता चलता है कि ये वन ऑफ द कमांडर्स है। इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर बाद मालूम चल जाएगी आपको। एंड यहाँ पे उसने वालिन को ऑफर किया कि तुम यहाँ पे ज़रूर जनरल डीमन से मिलने के लिए आए हो और यहाँ पर एक पोजीशन को होल्ड करने के लिए, तो क्यों ना तुम डायरेक्टली जाके जनरल डीमन से मिल लो। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे वालिन इसी काम के लिए आया था, जिस वजह से वो राजी हो जाता है। एंड इसके बाद वो सभी लोग चले जाते हैं एक स्पिरिचुअल एरे के पास में, मतलब ये ट्रांसफर एरे जहाँ से वो लोग कहीं और जाएंगे। इस दौरान वालिन ने यहाँ पे इन दोनों को बोला कि तुम दोनों इसी सिटी के अंदर में आसपास में ही रहना, मैं वापस आके तुम लोगों के साथ में फिर से मिलूंगा। फिलहाल मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे 13 और हु पाव ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, वो लोग चुपचाप वहाँ पे खड़े थे। इसके बाद ही वालिन और वो लड़की वो दोनों ही स्पिरिचुअल एरे के अंदर में एंटर करते हैं, जिसके बाद वहाँ पे वो दोनों काफ़ी तेज़ी से टेलीपोर्ट हो गए एक कहीं और जगह पर। जैसे ही वालिन इसके अंदर में टेलीपोर्ट होना शुरू हुआ तो उसने अपनी बॉडी के ऊपर में, जो कि काफ़ी कम थी लेकिन स्टिल वो वालिन को यहाँ पे नोटिस करने पर मजबूर कर दिया, मतलब कुछ गड़बड़ हो सकता है। वालिन इसके बाद ही जैसे ही उस जगह पर ट्रांसफ़र होता है तो उसने अपने आसपास में देखा तो वो कुछ अलग ही जगह पर आ चुका है। वो बहुत ही भव्य जगह पर पहुंचा था, मतलब होता ना बिल्कुल मजेस्टिक मैग्निफिसेंट, इस तरीके का था वो। वालिन जैसे ही वहाँ पे पहुंचता है तो उसकी मुलाकात होती है द डीमन जनरल से। तो मैं पता होगा कि एंशिएंट डीमन सिटी के अंदर में टोटल 8 जनरल्स हैं, जिनमें से एक अगर ये है तो सोचो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। वालिन इसे देखते ही पहली नज़र में पहचान लेता है कि इसकी पावर्स एक्सट्रीम लेवल पर है, क्योंकि इसकी जो पावर्स थी इसने पूरी तरीके से छुपा रखा था। मतलब कोई भी अगर एक आम कल्टीवेटर इसे देखता तो बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता कि ये कौन से लेवल पर है, लेकिन वालिन की कल्टीवेशन इतनी है कि वो आराम से पहचान ले कि ये कौन से लेवल पर है। वालिन को पता चलता है कि इसके अंदर की जो डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जीज है वो एक्चुअली में 3 लाख से भी ज़्यादा है।
तुम्हें पता होगा कि रैंक 2, रैंक 3 जो है, वो एक्चुअली में वो रैंकिंग्स नहीं है, बल्कि वो काउंटिंग्स है कि उसकी बॉडी के अंदर कितनी ज़्यादा डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जीज़ है। एंड 30 के बाद पहुँचने के बाद वो लोग कोर फॉर्मेशन पे पहुँचते हैं। 300 पर नेशन सोल के अंदर में, 3000 पर सोल फॉर्मेशन के अंदर में, 30,000 पर सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में, एंड 3 लाख के ऊपर में तुम लोग, यस सही गेस कर रहे हो, एसिडेंट लेवल के अंदर में। और वाली ने जब यहाँ पे देखा कि उसके पास में ऑलमोस्ट 3 लाख से ज़्यादा है, मतलब यस वो एंटर कर चुका है एसिडेंट लेवल के अंदर में, एंड हो सकता है कि वो बिल्कुल पीक पर भी हो। जिसके बाद वहाँ पे डीमन जनरल अच्छी तरीके से जानता था कि ये किस काम के लिए आया है, लेकिन उसके माथे के अंदर में क्या सनकम बड़ा हुआ था कि उसने एक ही झटके में जैसे ही मालिक को देखा वहाँ पे एक तेज पंच बरसा देता है। ये पंच बहुत ज़्यादा ही भयानक था, कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर इसे नहीं झेल पाता। वालिन इस चीज़ को देखकर वहाँ पे बिल्कुल भी पैनिक नहीं होता, बल्कि काम माइंडेडली अपना थंब को आगे की तरफ में बढ़ाया, जो कि एक्चुअली में था फिंगर ऑफ डेथ। वालिन ने जैसे इस हमले को इस्तेमाल किया तो उसका वो जो पंच जो कि वालिन की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था, वो एक ही झटके में वहाँ पर रुक जाता है, मतलब वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो गया। इस चीज़ को देख के वहाँ पे वो डीमन जनरल काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास में वो एबिलिटी है कि तुम मेरे अंडर एक एल्डर बन जाओ। जिस चीज़ को सुनकर वहाँ पर वालिन इस चीज़ के लिए मना कर देता है। एंड वालिन ने यहाँ पर कहा कि मुझे कोई भी इनर पोजीशन नहीं चाहिए, बल्कि मुझे एक्चुअली में चाहिए आउटर पोजीशन। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे डीमन जनरल थोड़ी देर के लिए वहाँ पे चौंक जाते हैं। एंड उसने सोचा कि तुम्हें काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज है डिमोनिक स्पिरिट लैंड के बारे में। यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि वालिन को इस बारे में ऑलरेडी पता था लुओ यून की मेमोरी से। यहाँ पर 2 तरीके की पोजीशंस होती है कि इनर एक आउटर। आउटर के अंदर में तुम लोग वॉन्डर कर सकते हो, लेकिन इनर के अंदर में तुम एल्डर बन के रह जाओगे कोर्टयार्ड या फिर सिटी के अंदर में, जिस वजह से वालिन को चाहिए था आउटर। वालिन की इन बातों को सुनकर वहाँ पे डीमन जनरल बोलते हैं, गुड, मैंने जैसा सोचा था तुम बिल्कुल वैसे ही हो, लेकिन हमारे यहाँ के डीमन एम्पायर ने ऑलरेडी ऑर्डर दे रखा है कि जो भी फॉरेनर्स इसके अंदर में एंटर करे उनकी जैसी एबिलिटी हो उसी के अकॉर्डिंग उन्हें पोजीशंस दी जाए। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे वालिन ज़्यादा चौंकता नहीं है। जिसके बाद उस डीमन जनरल ने बताया कि अगर तुम्हारे पास में एबिलिटी होगी तो तुम्हें आउटर पोजीशन दी जाएगी, जिसे साबित करने के लिए फिंगर ऑफ डेथ काफ़ी नहीं था। जिसके बाद उसने यहाँ पे कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर एक हमला करूंगा, अगर तुम उसे एंजॉय कर लेते हो तो तुम चाहो तो मैं तुम्हें आउटर पोजीशन दे दूंगा। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे वालिन उस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है। उसे अच्छी तरीके से पता था कि इसकी पावर्स कितनी ज़्यादा है, लेकिन वालिन स्टिल कॉन्फिडेंट था कि वो आराम से इन चीज़ों को रोक पाएगा एक हद तक। लेकिन वालिन के साथ में क्या होता है तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे। इसके बाद ही वहाँ पे डीमन जनरल बोला, ठीक है जब तुम तैयार हो तो मैं शुरू करता हूँ। जिसके बाद वहाँ पे डीमन जनरल ने एक हमला किया जिसके अंदर में उसने मल्टीपल्स ऑफ पंचेस मारा, जो कि तकरीबन 10 थे। एंड वो 10 के 10 इतने ज़्यादा टेरिबल थे, तुम सोच भी नहीं सकते। वो 10 अलग अलग लेयर्स के साथ में वालिन के ऊपर में गिरना शुरू हो जाते हैं। एंड वालिन के ऊपर में ऐसा लग रहा था जैसे आसमान टूट पड़ा हो, वो दबना शुरू कर देगा उसके अंदर में। लेकिन जैसे ही वो हमला वहाँ पे स्टार्ट होने वाला था, वालिन भी तैयार हो जाता है। वालिन ने अपने हाथों में निकाल लिया फिंगर ऑफ डेथ, इसके साथ साथ डिमोनिक फिंगर। वालिन वहाँ पे अंडरवर्ल्ड फिंगर को इस्तेमाल नहीं करने वाला था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, उसे वो इतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इनफैक्ट वो ये भी नहीं चाहता था कि यहाँ पे एंशिएंट डीमन सिटी के अंदर में वो अपने सभी के सभी ट्रम्प कार्ड्स को दिखा दे। अभी तक उसने अंडरवर्ल्ड फिंगर को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया था, जब वो ट्रू डिसाइपल बनने के लिए सिक्स ब्रदर के साथ में लड़ाई करता है। इसके बाद ही हमें पता चला कि यहाँ पे वालिन ने सिर्फ इन दोनों हमलों को नहीं, बल्कि अपनी सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को भी वहाँ पे यूज़ कर दिया, जिस वजह से उसके वो जो ब्लैक ग्रे फॉल्स थे वो भी वहाँ पे एमिट होना शुरू हो जाते हैं। वालिन ने ये जो फिंगर ऑफ डेथ और डिमोनिक फिंगर का इस्तेमाल किया, ये इसे पूरी तरीके से नहीं आता। इसके साथ में 2 और टेक्निक्स थी जो कि इसके फॉलोअप्स थे, जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकती थी। लेकिन सितुनान ने वालिन को ये हमला कभी भी सिखाया नहीं। ऐसा नहीं था कि उसके मन में खोट था कि मैं इसे सिखाना नहीं चाहता, क्योंकि एक्चुअली में अगर वालिन को वो सिखा देता तो वालिन का जो दाव हाथ है वहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में इफेक्ट भी हो सकता था। और इसका दाव हाथ डिमोनिक नहीं है, सितुनान ऑलरेडी डिमोनिक था, जिस वजह से उसके ऊपर में इस चीज़ का खास असर नहीं पड़ता, लेकिन वालिन के ऊपर में इफेक्ट पड़ सकता था। इनफैक्ट अंडरवर्ल्ड के साथ में भी वहाँ पर सेम सिचुएशंस थी, एंड वहाँ पर भी उसने फॉलो अप जो टेक्निक है उसे नहीं सिखाया। और उसने यहाँ पर वालिन को ऑलरेडी आगाह कर रखा था कि अगर तुम्हें मैं वो फॉलो अप सिखा देता हुआ तुम उन सभी को इस्तेमाल करते हो, तो तुम जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तुम्हारी बॉडी उतनी ज़्यादा इफेक्ट होती जाएगी, मतलब वीक भी हो सकती है। इसके साथ साथ तुम्हारा दाव हाथ बहुत ज़्यादा वहाँ पे इफेक्ट भी हो जाएगा। जिस वजह से सितुनान ने वालिन के अच्छे के लिए उसे ये पूरे हमला पूरी तरीके से नहीं सिखाया। वो बस चाहता था कि डे बाय डे समय के साथ जब वालिन के दाव हाथ पूरी तरीके से चेंज होंगे, तब वो अपने आप ही इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देगा, एंड मे बी सितुनान इन फ्यूचर सिखा दे। जिस वजह से वालिन की जो 3 किलिंग मूव्स है वो अभी भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, बट स्टिल वालिन ने यहाँ पे इन दोनों फिंगर्स का इस्तेमाल करके उस फर्स्ट लेयर को रोक दिया। एंड वो फर्स्ट लेयर ही इतना ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर अप्लाई करा था कि वालिन की हालत फट गई, यस पैंट फट गई उसकी। और तुम लोग सोच भी नहीं सकते इसके बाद वाले क्या होने वाला है। जब वहाँ पर वो दूसरा पंच उसकी तरफ में आने लगता है, वो एक अलग लेयर को ही क्रिएट करके आता है, एंड ये तकरीबन 10 गुना ज़्यादा पावरफुल था पिछले वाले से।
मतलब सोच लो एक्सट्रीम लेवल पर। वान लिन के पास में जैसे ये पहुँचने वाला था तो वान लिन ने अपने वहाँ पे सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट के उन ग्रे फॉक्स को रिलीज़ करना शुरू कर दिया। उन ग्रे फॉक्स की मदद से वान लिन जैसे-तैसे करके मतलब बहुत ज़्यादा 2 से 3 पैराग्राफ तक उस चीज़ को झेलते हुए वो फाइनली उस सेकंड लेयर को भी रोक देता है। एंड इसी दौरान वहाँ पे आता है तीसरा लेयर। एंड ये तीसरा लेयर तकरीबन 100 गुना ज़्यादा पावरफुल था पिछले वाले से मुकाबले। एंड इस दौरान ये वान लिन के ऊपर में इतना ज़्यादा हैवी प्रेशर क्रिएट करता है कि वो बिल्कुल भी इस चीज़ को झेल नहीं पाता। जिसके बाद वहाँ पे उसके वो जो दोनों के दोनों ग्रे फॉक्स थे वो वहाँ पर एक अलग टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन लेती है। एंड वो बच जाता है 7 इंच का एक अलग टाइप का स्वॉर्ड। एंड इस स्वॉर्ड की मदद से वान लिन वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है उस थर्ड लेयर की तरफ में। वान लिन जैसे ही उस लेयर के साथ में टकराता है काफ़ी तेज़ धमाका हुआ है, जिसके बाद उसने फाइनली उस थर्ड लेयर को भी रोक दिया। लेकिन इस दौरान तक उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे वो जो वाइट ट्रू पैनी कल्टीवेटर थी, इसका नाम अब मैं फाइनली रिवील करने जा रहा हूँ, जो कि है याओ शी शू। जी हाँ, ये वही लड़की है जो कि ब्लड एंसेस्टर की बेटी है, जो कि वान लिन की तरफ में कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रही थी बाहर की तरफ में। एंड ये इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि एक नॉर्मल कल्टीवेटर कभी भी इस चीज़ को झेल नहीं पाएगा। एंड वान लिन अभी भी स्टिल मिड सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर है। याओ शिशु के बारे में हमें पता चलता है कि वो यहाँ के 16 कमांडर बनी जब उसने 8th लेयर तक खुद को वहाँ पे इंड्योर किया, तब जाके उसे वो पोजीशन मिलता है। लेकिन वान लिन की कल्टीवेशन मिड सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर है, जिस वजह से उसे कुछ खास उम्मीद नहीं है यहाँ पर वान लिन से। इसके बाद वान लिन के साथ में वो थर्ड लेयर के साथ क्या हुआ क्या नहीं, इस बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक मारो दबा के, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक्स तुम जितनी जल्दी कराओगे हम उतनी जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट्स को लाने का ट्राई करेंगे। और बाय द वे ओवर द डिवाइडेंस के बारे में अपनी राय देना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।